कैसे आप सब, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग क्या है स्टेट के बारे में यहाँ पे स्टेट के बारे में हम लोग क्या है डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब कि सिलेबस का हो रहा है, इंट्रोडक्शन क्लास आपका हो रहा है स्टेट में, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि अभी आपका जो 50 नंबर का, क्योंकि स्टेट का अगर सिलेबस को आप जानते हैं, स्टेट का फुल फॉर्म अगर जानते हैं, सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी दोनों के लिए होता है। मतलब क्या है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब 11 12 या 9 10 के अगर आप टीचर बनने चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक तरह से स्टेट क्वालिफाई करना होता है, तब जाके बीपीएससी टीचर को आप वहाँ पे देख पाते हैं या बैठ पाते हैं एग्जाम में। जैसे आप सीटेट देते हैं उसी तरह से आपको स्टेट देने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि स्टेट जो होता है वो आपका 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। इसके सिलेबस के बारे में आज का क्लास जो है वो डिटेल्ड सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का तैयारी के पहले आपका क्या है सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो सिलेबस में हम लोग क्या है, सबसे पहले 150 नंबर के क्वेश्चन में आप देख पाइएगा तो इसमें से 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपका ऑनर्स पेपर होता है। जो भी आपका ऑनर्स पेपर होता है उस ऑनर्स पेपर से आपको 100 नंबर का, मतलब ग्रेजुएशन में जो आप पेपर रखते हैं उसी पेपर से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन देखा जाता है, क्लियर है। उसी पेपर से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि 100 नंबर के अलावे जो 50 नंबर का आपका पेपर होगा, क्योंकि 100 नंबर तो आपका मेन पेपर अपना हो गया, सब्जेक्ट पेपर हुआ, और जो 50 नंबर का पेपर है वो पेपर आपका जो होता है वो आपका पेडागोजिकल पेपर होता है। पूरा का पूरा पेडागोजी तो नहीं रहता है, लेकिन इस 50 नंबर में आपका जो रहता है वो पेडागोजिकल रहता है, जो कि 2 सेक्शन में बटा होता है। एक तो 30 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का जो प्योर क्वेश्चन होता है वो प्योर का प्योर आपका शिक्षण शास्त्र होता है, जिसको हम शिक्षण कला बोलते हैं, या टीचिंग आर्ट, टीचिंग मटेरियल, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब सीडीपी बोल सकते हैं इसको, या आप इसको पेडागोजी बोल सकते हैं, मतलब कि उसी के रूप में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पेडागोजी बोल सकते हैं। अब प्लस 20 नंबर का जो पेपर होता है वो पेपर आपका जीके जीएस का होता है। मतलब कि जीएस का पेपर होता है। जीएस का नहीं, मतलब कि उसमें आपको करंट अफेयर भी पूछ देगा, उसमें आपका क्या है कि साइंस भी पूछ देगा, एसएसटी भी पूछ देगा, कुछ भी स्टैटिक जीके वगैरह पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं अभी जो हम लोग कवर करेंगे वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं 50 नंबर को कवर करने का। और 50 नंबर में जिनका मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट है, मैथ और साइंस का क्लास चलता है। बाकी बात एसएसटी वाले स्टूडेंट का भी क्लास चलने लगा है, जो कि आपका 4 बोलते हैं 5 या 6 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा एसएसटी वाले का। तो उसके अलावे अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटी कम्बिनेशन बन रहा है, तो स्टेट में अपना एक कम्बिनेशन होता है, 2 पेपर का कम्बिनेशन लेके आपको स्टेट क्वालिफाई करना होता है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे। तो अभी हम लोग का जो मेन मुद्दा रहेगा वो इस 50 नंबर के रहेंगे, और 50 नंबर में भी ये 30 नंबर पे मेन मुद्दा रहेगा। 30 नंबर जो पेडागोजिकल पार्ट है, और ये पेडागोजी के पार्ट में आप आराम से, अभी हमको लगता है क्या कि आप नहीं भी कुछ तो 10 से 15 दिन अगर आप इसमें क्लास दे देते हैं तो आपका ये 30 नंबर में से मान के चलिए 25 नंबर या 28 नंबर आसानी से आ पाता है। और आप जानते हैं क्या कि स्टेट में पास करना थोड़ा सा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि स्टेट में मात्र अगर जनरल कोई कैटेगरी है तो 50% पे पास हो जाते हैं। मतलब क्या है कि 75 नंबर में ही उनका पास कहलाता है। अगर BC1 BC2 में है तो उसके अनुसार 64 या 68 नंबर लाना होता है। SC ST कैटेगरी में है या गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनको मात्र 40 नंबर पास करना होता है, मतलब 60 नंबर आपको लाना होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम जो देखते हैं, ये 30 नंबर का जो पेडागोजी है, ये 30 नंबर के पेडागोजी के बारे में ही अभी हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस में। तो इस सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है उसी के बारे में अभी हम लोग रखते हैं। और आपका जो क्लास चलेगा वो अल्टरनेट अभी चलेगा, जब तक आपका फॉर्म नहीं आ जाता है क्लास अल्टरनेट चलेगा। बाकी बात जो भी सब्जेक्ट वाले पार्ट होंगे, सब्जेक्ट वाले पार्ट में आपका कंटिन्यू चलेगा। तो सबसे पहले आते हैं क्या कि इसमें सिलेबस जो शिक्षण कला का होता है, पेडागोजी का जो सिलेबस है, जिसमें कि आपका 30 नंबर का चीज कवर होगा। 30 नंबर के चीज़ों में हम सबसे पहला कंसीडर करते हैं क्या कि मेरा जो सिलेबस का पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है बाल विकास। बाल विकास में आपको सब चीज नहीं पढ़ना है। बाल विकास में आपको मेन चीज जो पढ़ना है वो बाल की अवस्था पढ़ना है। मतलब कि बालक की अवस्था, बालक की अवस्था, बालक की, एक मिनट, बालक की अवस्था,
बालक की अवस्था मतलब क्या है, कौन कौन सा बालक का स्टेज होता है, अवस्था होता है। और इस अवस्था में सबसे मेन रूप से जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है किशोरावस्था। क्यों? क्योंकि आप अगर 9, 10th, 11, 12th में आप जाते हैं तो उस समय आपसे जिस बच्चे से मुलाकात होगा, भेंट होगा, वो है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था एडोलेसेंस स्टेज के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसको टीन एज भी बोलते हैं। तो सबसे पहला तो अवस्था रखेंगे, किशोरावस्था का क्या डिमांड होता है, किशोरावस्था का क्या विशेषता होता है, उस समय बच्चे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, उस समय बच्चे का इच्छाएं कैसे कैसे होता है, उसमें हार्मोनल चेंज कैसे बदलते हैं, मतलब सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चे को पढ़ाएंगे। दूसरा है क्या कि जैसे अवस्था पढ़ लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि बालक के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मतलब क्या है कि प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक टीचर का पर्सनालिटी कैसा है, वो भी एक बालक को प्रभावित करता है। एक स्कूल का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, एक अवसर कैसे दे रहे हैं बच्चे को, अधिगम सहायक सामग्री कैसे दे रहे हैं बच्चे को, इससे भी एक बच्चे का शिक्षण जो है प्रभावित होता है, मतलब कि उसका विकास प्रभावित होता है। जब इन चीजों को पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं इसमें? विकास का सिद्धांत। क्योंकि विकास का सिद्धांत हमें ये बताता है, विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है कि विकास बच्चे का कैसे होना चाहिए। अलग अलग सिद्धांत हमको क्या करता है, मदद करता है विकास को करने में, विकास को अप्रोच करने में। तो हम समझ पाते हैं कि बच्चे का ऐसे विकास हो पाएगा। तो विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं, और जब सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं तब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि अधिगम और विकास में क्या संबंध है। मतलब अधिगम और विकास में क्या संबंध है, इन चीज़ों को पढ़ना। अधिगम और विकास में, अधिगम और विकास में संबंध, अधिगम और विकास में संबंध, अधिगम और विकास में संबंध मतलब कि अधिगम और विकास में क्या क्या रिलेशन होता है। क्या बच्चे का जैसे अधिगम होता है उसी तरह से विकास होता है, कि विकास और अधिगम दोनों अलग अलग बात है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में मेन रूप से जो चर्चा होता है, एक चीज आपका रह गया है जिसमें कि हम लोग चर्चा का विषय और करते हैं कि इसमें आपका विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र मतलब क्या है, एक बच्चे का किन किन क्षेत्रों में विकास किया जाता है, उसको भी हम लोग मेन मुद्दा बना के रखेंगे। क्योंकि विकास के क्षेत्र में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए एक बच्चा अगर चिंतन करता है तो चिंतन विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए विकास के 3 क्षेत्र बांटे गए हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं शारीरिक विकास, सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं शारीरिक विकास। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मानसिक विकास, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मानसिक विकास, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सामाजिक विकास। मतलब कि 3 तरह का विकास का क्षेत्र होता है, और इसी 3 तरह के विकास के क्षेत्र के बारे में बच्चे का क्या करेंगे, हम लोग शिक्षण कराएंगे। तो सबसे पहले शारीरिक विकास में क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर मानसिक विकास में क्या पढ़ेगा और सामाजिक विकास में क्या पढ़ेगा। सामाजिक विकास के अंतर्गत और भी 2 विकास होते हैं। जब विकास के क्षेत्र पढ़ने लगेंगे तो वह हम लोग पढ़ेंगे नैतिक विकास बारे में, भावात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये हुआ आपका मेन जो हम लोग का चैप्टर था, वो चैप्टर था बाल विकास। और बाल विकास से इतना सारा एक तरह से सब टॉपिक निकला। इन टॉपिक को जब कवर करेंगे तो मेरा एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम भली भांति बना पाएंगे। क्लियर है? ये हुआ पहला टॉपिक आपका क्लियर। दूसरा आते हैं, जब इस बाल विकास के चीज़ों को आप देखते हैं तो एक मिनट, जब बाल विकास की चीज़ों को देखते हैं तो मेरे पास दूसरा चैप्टर आता है। दूसरा चैप्टर का नाम होता है समाजीकरण। समाजीकरण मतलब क्या होता है, एक बच्चा समाज में कैसे रहेगा, मतलब स्कूल एक समाज है, स्कूल के समाज में कैसे रहेगा उसके बारे में चर्चा करना है। उसी में एक टीचर लैंगिक पक्षपात करने लगता है। मतलब कि अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो एक टीचर को इस बात का संज्ञान या ज्ञान होना चाहिए कहीं क्लास में लैंगिक पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी लड़के के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं। अगर इस चीज़ का ज्ञान होगा तो इसका मतलब मेरा शिक्षण कला, शिक्षण एक तरह से क्या है, विधि जो है या टीचिंग कला जो है वो मेरे लिए बढ़िया है। क्लियर है? तो सबसे पहले समाजीकरण लैंगिक पक्षपात को पढ़ते हैं, ये भी आपके पास एक अहम मुद्दा होता है। दूसरा होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत, आप नाम सुनते होंगे व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता होता है क्या,
तो हम जानते हैं क्या कि व्यक्ति व्यक्ति में जो भिन्नता होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। और व्यक्तिगत भिन्नता में जितना भी प्रकार के भिन्नता को पढ़ना होगा, जैसे आप बुद्धिशाली मतलब क्या है, प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ रहे होंगे, मंदबुद्धि बालक के बारे में पढ़ रहे होंगे, इसी समय समस्यात्मक बालक के बारे में पढ़ रहे होंगे, अधिगम निर्योग्यता बालक, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, मतलब कि इन सभी बालकों के बारे में विशेष रूप से आप क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के जितना भी तरह के व्यक्ति होंगे, उन सभी व्यक्तियों को नजर में रखते हुए जब शिक्षण कराएंगे तो उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। उसके बाद अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। आप बताइए, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने समय एक बच्चे को मोटिवेट भी करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बच्चे को मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो पढ़ाने का वैल्यू नहीं समझ पाता है, उसको लगता है कि ये चीज उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मोटिवेशन ही बताता है कि कौन चीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो बच्चा उन चीजों को सजग होके एक तो से जिज्ञासा भरा दृष्टि से उन चीजों को देखता है और सुनता है। तो अभिप्रेरणा भी होना जरूरी है, मतलब समावेशी शिक्षा के बाद अभिप्रेरणा होता है। अगर अभिप्रेरणा हुआ तो एक बच्चा कितना सीख पाया है और कितना नहीं सीख पाया है, इन सभी के बारे में मेरा उद्देश्य पूरा हो पाया है कि नहीं, तो इसका हम क्या करते हैं, आकलन या मूल्यांकन करते हैं। आकलन या मूल्यांकन में हमको ये पता चलता है कि एक बच्चा किस हद तक विकास कर पाया है, उसको मापते कैसे हैं, मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, आकलन क्या होता है, इस बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करते हैं। इसी आकलन या मूल्यांकन में आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में चर्चा करना होगा, जिसमें कि हम लोग वहां पे देख पाते हैं। तो सबसे पहले आप आकलन या मूल्यांकन के बेसिक चीजों को समझिएगा, जो आप सीटेट में भी दिए होंगे। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो सीटेट एग्जाम दिए होंगे, सीटेट एग्जाम में भी आपको ये सब देखने को मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका एडवांस रूप है, मतलब बेसिक तो आपको क्लियर है, थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। उसके बाद यहां पे आता है अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत मतलब कि अधिगम किसके किसके कारण होता है, कैसे कैसे एक बच्चे का अधिगम होता है, उसके सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। जैसे आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत को देखते हैं, जैसे आप पावलोव के सिद्धांत को देखते हैं। थॉर्नडाइक का नाम सुनते होंगे, ये सब सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर में। थॉर्नडाइक के बारे में, स्किनर के बारे में आप नाम सुनते होंगे, जैसे पावलोव के बारे में नाम सुनते होंगे, जैसे क्लार्क हल के बारे में नाम सुनते होंगे, क्लार्क हल के बारे में नाम सुनते होंगे। मतलब ये सब ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसके अलावे भी अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है, जैसे कि अल्बर्ट बंडूरा का नाम सुनते हैं, एरिक्सन का नाम सुनते हैं, क्या है ब्रेनर का नाम सुनते हैं। इसका मतलब ये सभी सिद्धांत के अनुसार हम ये समझना चाहते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक का क्या दृष्टिकोण रहा है और किसके माध्यम से बच्चे को अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ सके। उसके बाद जब यहाँ अधिगम का सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे शिक्षण विधि पढ़ते हैं, मतलब कि कौन कौन सा शिक्षण विधि, क्योंकि अब बच्चा तो छोटा रहा नहीं, अब वो 9, 10, 11, 12 में चल गया, तो अब खेल खेल में बच्चे को नहीं सिखाएंगे। अब बच्चे को सिखाने के लिए कुछ अलग तरीके का प्रयोग करने पड़ेगा। इसका मतलब विश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि, इस सब का चर्चा वहां पे करें। मतलब कि खोज विधि, अन्वेषण विधि, मतलब इन सभी का वहां पे ज्यादा यूज होगा। अब यहाँ पे कहानी विधि के माध्यम से बच्चे को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा अभी छोटा नहीं है, वो थोड़ा लॉजिक लगाना सीख गया है। इसीलिए यहाँ पे शिक्षण विधि में वो सभी विधियां होगी जो बाल केंद्रित शिक्षा के आधारित होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। साथ में कुछ सूत्र होता है, शिक्षण सूत्र, जिस शिक्षण सूत्र के मदद से हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। मतलब जैसे देखिए, आपको बोलेगा कि बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए कि अमूर्त से मूर्त की ओर, तो हम जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो अमूर्त से मूर्त की ओर भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो शिक्षण विधि किस तरह से यूज होगा वो हम ऑप्शन देख के बताएंगे। इसीलिए हम आपको थ्योरी भी पढ़ाते चलेंगे और थ्योरी पे आधारित जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी क्लियर करते चलेंगे, ताकि, क्योंकि ऐसे तो सिलेबस बहुत लंबा है, लेकिन कम समय में अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें यही हो सकता है कि थ्योरी पढ़ाने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या है क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन को डील करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर में। 8वां नंबर में पढ़ेंगे पाठ योजना, जिसको बोलते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान में हम क्या करते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे हम ये देखते हैं, एक मिनट,
एक बच्चा यहाँ पे किस तरह का लेसन प्लान करता है, सॉरी बच्चा तो नहीं करेगा, ये टीचर करेगा। मतलब क्लास में एंट्री होने के पहले एक टीचर क्या करता है, लेसन प्लान करके जाता है कि हमको किस तरह से पढ़ाना है, हमको कितना समय पढ़ाने पे देना है, कितना समय प्रश्न पूछने पे देना है, ये एक प्लानिंग होता है। तो वह प्लानिंग कैसे कैसे करते हैं, इसमें कौन से घटक आते हैं, कौन कौन सा स्टेप इसमें मेंटेन होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और लेसन प्लान आप जब बीएड कर रहे होते हैं तो लेसन प्लान आपको मिलता भी है बनाने के लिए, तो लेसन प्लान के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद एक जो होता है माइक्रो टीचिंग के बारे में नाम सुनते होंगे, माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछने लगता है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि माइक्रो मतलब होता है छोटा छोटा, मतलब कि पढ़ाने के दौरान आपके छोटे छोटे व्यवहार को देखा जाता है कि आप जो है आई टू आई कॉन्टैक्ट कैसे रखते हैं बच्चे के साथ, आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रखते हैं बच्चे के साथ, आपके चेहरा पे स्माइल है कि नहीं, आपका मतलब पढ़ाते के समय हाथ का मूवमेंट कैसा होता है, आपका पहनावा ओढ़ावा गेस्चर पोस्चर हाव भाव, मतलब कलम पकड़ने का तरीका कैसे, ब्लैक बोर्ड मिटाने का तरीका कैसे, इन सभी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो शिक्षण। मतलब इसको आना चाहिए एक बच्चे को, जिसको बोलते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। सब में अधिगम सहायक सामग्री, अधिगम सहायक सामग्री मतलब क्या होता है, एक सामग्री का मतलब होता है वस्तु, ऐसा वस्तु जो अधिगम में सहायक हो, एक बच्चे को सिखाने में जो सहायक हो। तो एक बच्चे को सिखाने में क्या क्या सहायक हो सकता है, तो जैसे हम जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड ये अधिगम सहायक सामग्री है, क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड रहेगा तो एक बच्चे को हम लिख के बता सकते हैं, एक बच्चे को चित्र बना के समझा सकते हैं, इसीलिए ये सामग्री हो गया। जैसे आप टीवी है तो टीवी के जरिए एक बच्चे को दिखाना आसान हो जाता है, और ऐसे चित्र के जरिए बच्चे को दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब टीवी हुआ, इसी तरह रेडियो हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, किताब हुआ, इसी तरह भ्रमण के लिए होता है अलग अलग चीज। मतलब कि जितना भी एक बच्चे को पढ़ने में मदद कर रहा है किसी न किसी रूप में, वो अधिगम सहायक सामग्री के रूप में आता है। जैसे एक ब्रेल लिपि का नाम सुनते होंगे, ये जो अंधा जो बालक होता है, अंधा बालक को अधिगम कराने के लिए ब्रेल लिपि दिया जाता है, क्योंकि ब्रेल लिपि एक सामग्री है, मतलब एक वस्तु है, उस वस्तु का यूज करके अंधा बालक लिख पाता है और अंधा बालक पढ़ पाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अधिगम सहायक सामग्री का विशेष रूप से प्रावधान है और इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक में अधिगम सहायक सामग्री का विशेष रूप से चर्चा किया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा, हर चैप्टर में नहीं कितनों तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा अधिगम सहायक सामग्री का, मतलब कि जो 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी 11 नंबर में आते हैं, 10 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं। 11 नंबर में आते हैं जिसका नाम है भाषा एवं शिक्षण, भाषा एवं विचार। विचार मतलब कि चिंतन। तो ये भाषा क्या होता है, भाषा वह होता है जो अपने मन के भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है। मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है वो हम बताना चाहते हैं आपको, तो बताने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई एक तरह से क्या है माध्यम चाहिए, उस माध्यम के लिए हम भाषा का चयन करते हैं। तो भाषा अलग अलग तरीकों से होता है, भाषा हम लोग सीखते भी हैं, कुछ हम लोग क्या है अर्जित करते हैं, कुछ हम लोग अधिगम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा कौशल क्या है। उसके बाद विचार क्या है, विचार जो मेरे मन में आता है, इंद्रियों के माध्यम से मेरे मन में बहुत तरह का विचार आता है, उस विचार पे हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं, उस विचार पे हम कितना चिंतन कर पाते हैं। इसलिए कहीं कहीं विचार को चिंतन भी बोलते हैं, मतलब थिंकिंग भी बोलते हैं। मतलब जितना आप चिंतन करोगे उतना आपके दिमाग में विचार आएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये देखेंगे कि भाषा और विचार में क्या अंतर है, भाषा और विचार में क्या संबंध है, क्या भाषा विचार को बढ़ाता है, क्या विचार भाषा को बढ़ाता है, या एक दूसरे से स्वतंत्र है, क्या मतलब रिलेशन है, परस्पर संबंधित है कि नहीं। उसके बाद भाषा कौशल के बारे में पढ़ते हैं। भाषा कौशल जो होता है मेनली 4 तरह का भाषा कौशल होता है, जिसको हम बोलते हैं LSRW। 4 तरह के भाषा कौशल में हम लोग सबसे पढ़ते हैं LSRW। LSRW में 4 तरह के भाषा कौशल में L से होता है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब होता है सुनना, मतलब एक बच्चा सबसे पहले सुनना चाहता है, इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पहले सुनाना चाहिए, मतलब प्रस्तुत करना चाहिए। इसका एक ऑर्डर बना हुआ है। S से होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब बोलना, मतलब एक बच्चे को पहले सुनाइए, उसके बाद फिर उसको बोलने का मौका दीजिए। जब बोलने का मौका दीजिए फिर उसको पढ़ने का मौका दीजिए। पढ़ने का मतलब क्या है, जो बोल रहा है उसी को अगर सिस्टमेटिक तरीका से करे तो उसको बोलते हैं पढ़ना, और पढ़ने को ही अगर सिस्टमेटिक तरीका से लिखने का मौका दे दे, जिसको हम बोलते हैं राइटिंग, मतलब लिखना। तो एक बच्चा 4 कौशल को सीखता है, जिसमें 4 कौशल में सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट जो है वो आपका पठन कौशल है। यही पठन कौशल, क्योंकि एक बच्चे को आपको पढ़ाना है तो बच्चे को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो कैसे पठन कौशल कैसे कैसे होते हैं उसी बार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे
कि मौन पठन के बारे में हम सुनते हैं, स्वस्वर पठन के बारे में नाम सुनते हैं। तो ये पठन कौशल के अंतर्गत आता है। तो ये पठन कौशल में क्या क्या चर्चा होता है उसके बारे में भी विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक आपका 13 नंबर है जिसमें कि हम होता है विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय मतलब स्कूल, स्कूल संगठन, स्कूल संगठन। ये संगठन क्या होता है? जिसको बोलते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन में 4 चीज होता है। एक तो सबसे पहले वहां का टीचर होता है। ये स्कूल संगठन जो होता है, ये स्कूल संगठन मतलब कि स्कूल कैसे चलता है वो 4 चीजों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले स्कूल में जो मुद्दा होता है वो आपका स्टूडेंट होता है, क्योंकि पढ़ना किसको है? स्टूडेंट को। और इस स्टूडेंट को पढ़ाने वाला कौन है? टीचर। इस टीचर को कंट्रोल करने वाला कौन है? प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल को भी एक तरह से क्या है? दिशा निर्देश देने वाला कौन है? तो वहां का जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है? कर्मचारी। कर्मचारी, कर्मचारी। जो कर्मचारी होता है वो आपको क्या है कि सारे चीज का मैनेजमेंट करता है। इन चारों चीजों को अगर मिला देते हैं, इन चारों चीजों को मतलब कि अगर स्कूल में कुछ बदलाव करना है तो उस बदलाव में सबसे पहले हमको स्टूडेंट से भी पूछना है कि आपको बताइए ये बदलाव अच्छा लग रहा है कि नहीं, अगर नहीं लग रहा है तो इसमें आपका क्या राय है उसके बारे में बताइए। मतलब इन चारों को जब मिला के देखते हैं, मतलब स्कूल संगठन में आपके अगर पूछा जाए तो 4 घटक होते हैं और 4 घटक में सबसे पहला घटक जिसको देखते हैं हम लोग स्टूडेंट आता है, दूसरा टीचर आता है और तीसरा आप देखते हैं प्रिंसिपल होता है और चौथा जो होता है कर्मचारी होता है, जो कि वहां पे एक तरह से कानूनी तरीका से जो मैनेजमेंट करता है। तो इन सभी चारों को जब मिलाते हैं तब बनता है स्कूल संगठन। और स्कूल संगठन या स्कूल समुदाय कभी कभी के बोलते हैं, स्कूल समुदाय भी बोलते हैं, कभी कभी संगठन बोलते हैं या समुदाय भी बोलते हैं। तो आपको समुदाय से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, इस समुदाय के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे हम इस समुदाय का हिस्सा बनते हैं और मेरा क्या इंपॉर्टेंस इसमें रोल रहता है और इनका रोल के अनुसार क्या क्या चीज इनको सिखाना चाहिए एक टीचर होने के नाते। मतलब कि ये अभी सब जो पढ़े हैं वो आपका सारा का सारा शिक्षण विधि में पढ़ना होगा, शिक्षण कला में पढ़ना होगा, जो कि स्टेट के पेडागोजी, चाहे वो 9 10th को कर रहे हैं, चाहे वो 11 12th को कर रहे हैं। ऐसा जो 6 to 8 को कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा, लेकिन 6 to 8 का सिलेबस जो होता है वो थोड़ा बेसिक होता है। मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और स्टेट में आपको क्या है कि निचोड़ आपको पता होना चाहिए। तो यहां से फिर अगर एक बार हम रिवीजन करें तो रिवीजन करने से हमको यहाँ ये पता चल रहा है कि सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो बाल विकास है और बाल विकास में इतने सारे सब टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद मेरा जो टॉपिक आता है मेरा आता है समाजीकरण, लैंगिक पक्षपात, फिर समावेशी शिक्षा जिसको व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं, अभिप्रेरणा चैप्टर है, आकलन मूल्यांकन, अधिगम का सिद्धांत है, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र है, पाठ्य योजना है, लेसन प्लान है। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग और अधिगम सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। भाषा विचार है, भाषा क्या होता है, विचार क्या होता है, एक दूसरे पे प्रभाव क्या होता है, और भाषा कौशल क्या होता है, भाषा कौशल कितने तरह के होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भाषा कौशल है वो आपका क्या देख रहा है यहाँ पे? पठन। ये पठन जो पढ़ने का भाषा कौशल होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में हम लोग 13 नंबर पढ़ेंगे वो आपका स्कूल संगठन या समुदाय होगा, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग जो बात करते हैं, अभी आपका इंट्रोडक्शन का क्लास था, विशेष रूप से अभी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बस यही होगा कि कल से आपका जो क्लास होगा वो आपका पहला चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा कुछ क्वेश्चन के साथ। तो वहां पे बने रहिएगा। जो लाइव नहीं जुड़ पाते हैं उनका एक तरह से क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में रहेगा। और हम आपको बता दें जो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर आपको बैच परचेज करना है स्टेट का 9 10th या 11 12th, उसके लिए मात्र आपको 100 अगर हम आप चर्चा करें तो मात्र आपको 149 रुपया में ये बैच है। 149 रुपया में स्टेट का टोटल पेडागोजी का आपका बैच, मतलब कि ऑफर के साथ इसको फ्री ही बोल सकते हैं, इसमें तो कोई चार्ज है नहीं, इतना तो चाय पानी नाश्ता में सबका हो जाता है। बस यही है कि आपको सीडीपी के कारण या पेडागोजी के कारण आपका स्टेट ऐसा ना हो जाए कि ना निकले, आसानी से आपका निकल जाएगा। ये एक बोनस से समझ सकते हैं कि 30 नंबर में अगर कोई मेहनत कर दिया तो 20 से 25 नंबर आसानी से आ जाता है। इससे क्या होता है कि अपने सब्जेक्ट पे लोड नहीं रहता है। तो आप सबसे पहले 149 रुपया में आपको ये बैच मिल रहा है और ये बैच आपका ऑनलाइन मोड में होगा। और ऑनलाइन जो ये बैच रहेगा वो आपका एप्लीकेशन पे रहेगा और वो एप्लीकेशन आपका फाइनल टच एकेडमी के नाम से है, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। फाइनल टच एकेडमी,
फाइनल टच एकेडमी, जिस आप नाम से यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं उसी नाम से एप्लीकेशन चैनल है, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको ये बैच मिलेगा। क्लियर है? वहाँ जाने के बाद अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, 9999694651। ये इस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे आप जो है बात कर सकते हैं किसी तरह का अगर दिक्कत होता है तो। फिर हम लोग मिलते हैं विशेष वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।